Sir, I'm preparing for judicial service exam and right now I'm an advocate. तो सर क्या होता है कि डे वन तो हम फुल ऑफ एनर्जी ऑप्टिमिज्म कि हाँ हम करेंगे ये सब रहता है, लेकिन विद टाइम क्योंकि कई सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे अनसर्टेन रहते हैं कि आपको नहीं पता आप फुल हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना 100% भी दे रहे हो, बट एट द एंड एग्जाम कैसा आए या किस तरह का कॉम्पिटिशन हो या ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आपका माइंडसेट कैसा हो, ये सब चीज़ें बहुत फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। लेकिन आपने अपना 100% दिया बट वो रिजल्ट नहीं आता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी लेवल है, ऑप्टिमिज्म है, वो अपने आप पे जो हमारा कॉन्फिडेंस ऑन द डे वन था वो धीरे धीरे लूज होने लगता है। तो वो फुल एनर्जी हर दिन हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग्स, बाय द सिचुएशन जो अराइज होती हैं। प्लस सर अभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रिजर्वेशन सिस्टम है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट सर मैंने काफ़ी बार जो एग्ज़ाम अभी तक दिए हैं तो उसमें क्या होता है सिर्फ 2 मार्क्स, सिर्फ 1 मार्क्स, इस वजह से मैं रह जाती हूँ। तो इन सब चीज़ों से मुझे पता है चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, वी हैव टू लिव इन दिस सिस्टम, बट अपने आप को कैसे उस चीज़ से निकाल कर मोटिवेट करें और मूव ऑन करें। आपने अपना लॉ कंप्लीट कर लिया है? यस सर, लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट किया था और अब मैं जुडिशियल सर्विस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और इसके आप कितने अटेम्प्ट्स दे चुके हो अभी तक? सर लाइक इसमें क्या होता है स्टेट वाइज होता है, जैसे हिंदी स्पीकिंग स्टेट में मैं दे रही हूँ तो 3 to 4 अटेम्प्ट्स दिए, बट इसमें भी 3 स्टेज है, जैसे यूपीएससी है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अब आप प्रीलिम्स में 1-2 नंबर से रह रहे हो, फिर आपका मेंस भी है, फिर इंटरव्यू है, एंड देन एज क्राइटेरिया कि अगर आपके सीनियर है कोई, जैसे आपसे एज में ज़्यादा बड़ा है और आपके इंटरव्यू में मार्क्स इवन ज़्यादा है लेकिन वो भी मतलब इक्वल है तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ना एक टाइम के बाद बहुत इफेक्ट करने लग जाती है माइंडसेट पे। आपने यही क्यों चूज़ किया अपने लिए, कुछ और क्यों नहीं? मतलब इज इट बिकॉज कि आपकी जो फैमिली है वो इस बैकग्राउंड से है, वो सर सब मेरी लॉयर्स हैं? फैमिली में मेरे हैं एक रिलेटिव, वो जज हैं, तो उनसे मेरे को था इन्फ्लुएंस हुआ था कि ठीक है कि मुझे करना है, और मेरे को हमेशा से था कि सोसाइटी के लिए कुछ बेटरमेंट के लिए अगर हम उस सिस्टम में होंगे तो वी कैन ब्रिंग दैट चेंज इन अ मोर पॉजिटिव वे एंड ऑन ए बिग लेवल। आपका बैकअप प्लान क्या है अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका नहीं होता सिलेक्शन, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि इसमें राउंड्स बहुत सारे हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर इनकेस नहीं होता तो बैकअप प्लान क्या है? लॉ में ही आगे जाओगे? लॉ का ही है, जैसे एलएलएम करके लेक्चरर बन सकते हैं या कई सारे लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, फिर वो भी कॉम्पिटिटिव है। प्रैक्टिस करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है एज अ नहीं लॉयर? सर, अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि इंटर्नशिप्स के दौरान आई ऑब्जर्व कि आई डोंट हैव दैट इंटरेस्ट इन डूइंग प्रैक्टिस एज अ गर्ल। इट्स बेटर टू डू अ गवर्नमेंट जॉब और डोंट बी इन दिस सिस्टम, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन टाइप लॉयर हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे रिस्की फैक्टर लगता है। सो इस एज पे हम फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, तो हमें है कि हम कितनी भी मेहनत कर सकते हैं, तो इट्स बेटर कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन सब की जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसकी एक बार ट्राई मारो कि ठीक है होता है तो इट्स गुड। इस प्रॉब्लम को हम पॉजिटिवली अप्रोच करने के बजाय नेगेटिवली अप्रोच करते हैं, इन द सेंस कि हम ये समझते हैं कि क्या है जो आपको वो करने से रोक रहा है। नंबर वन, आपसे बात करके जो मुझे समझ आया, एक तो ये थॉट्स कि जो सिस्टम है ये अनफेयर है आपके लिए, आपके स्टैंड पॉइंट से ये थॉट माइंड में आता है, क्योंकि कोई और है जिसके कम मार्क्स आए उसका हो गया, आपके मार्क्स उससे ज़्यादा आए फिर भी आपका नहीं हुआ। प्लस आप कह रहे हैं कुछ सीनियर्स का और जूनियर्स का भी इसमें कुछ होता है चक्करबाजी, जिसकी वजह से आपके माइंड में बार बार थॉट्स आते हैं कि जो सिस्टम है ये अनफेयर है। तो पहले तो इस बात को अच्छे से समझ लो, लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज व्हाट इट इज। ये एक सिस्टम है, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस बिग सिस्टम जो आपने खुद चूज किया है। तो द मोमेंट यू आर देयर इन दिस सिस्टम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पूरे तरीके से सबसे पहले तो, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट अंदर से मिट जाए। क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रहा, अगर ये थॉट भी आया कि ये अनफेयर है, तो गड़बड़ हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बार को मान लेते हैं आप इस सिस्टम में नहीं हो, किसी और सिस्टम में हो, मान लो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि वहां पे सब कुछ बहुत अच्छा होता है? वहां पे क्या ऐसा नहीं होता है कि जो बॉस का फेवरेट होता है या फिर जो काम में हो सकता है इतना अच्छा ना हो लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो और वो सबसे अच्छे से बना करके रखता हो, यानी कि उसका पीआर अच्छा हो, वो आगे बढ़ जाता है या बढ़ जाती है, उसका प्रमोशन हो जाता है। बाकी बेचारे जो एक्चुअल में अच्छे होते हैं काम में, वो पीछे रह जाते हैं। कैसा होता है? नहीं होता है। लाइफ की हर फील्ड में होता है। और इनफैक्ट लाइफ में सब कुछ सबके लिए फेयर कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो आपके लिए फेयर कर दिया जाएगा तो सामने वाला आकर के कहेगा देखो हमारे लिए अनफेयर है। तो पहले तो ये समझो कि मैं जिस सिस्टम में एंटर कर रही हूं, पहले उस सिस्टम के सारे फंडों को समझना है, और अननेसेसरी मुझे एक एक्टिविस्ट नहीं बनना है। आई डोंट वांट टू बी अ सोशल एक्टिविस्ट। अगर वो बनना है तो बात अलग है,
दैट हैज टू बी वेरी क्लियर कि आई हैव टू चेंज दिस सिस्टम। वो भी एक अपने आप में एक अलग रास्ता है। आप समझ रहे हो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एक तरफ से आप उस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो, दूसरी तरफ से आपको उसी सिस्टम से प्रॉब्लम है। तो आज अगर उस सिस्टम के एक एस्पेक्ट से प्रॉब्लम है, तो कल जब आपका हो भी जाएगा तो सिस्टम के आपको और बहुत सारे एस्पेक्ट्स नजर आएंगे, तब ये भूल चुके होगे। क्योंकि हमारा माइंड कैसा होता है, जो मिल जाता है उसकी इंपॉर्टेंस जीरो हो जाती है। अभी इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अब ये मिला नहीं है। जिस दिन ये मिल गया तो वहां पर आप देखोगे कि अच्छा, आप ही की पोस्ट पे और बहुत सारे लोग हैं और ऊपर कोई बैठे हैं, उनके हाथ में कंट्रोल है कि अब किसका प्रमोशन होगा, किसका नहीं होगा, कौन आगे जाएगा, कौन नहीं जाएगा। अब आपकी एक अलग रेस शुरू हो गई है। अभी जो रेस है वो है कि इतने सारे लोग हैं जो उसमें जाना चाहते हैं, मेरे को यहां घुसना है, फिर होगा मेरे को यहां से यहां पहुंचना है, फिर होगा यहां से यहां पहुंचना है, वहां भी बहुत कुछ अनफेयर होगा। अब क्या करोगे? तो पहले तो ये समझो कि ये फेयर और अनफेयर के चक्रों से बाहर निकलो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप अपनी तरफ से किसी के साथ में कुछ अनफेयर ना करो, बट वंस यू हैव चोजन कि मेरे को ये करना है, तो एक्सेप्ट इट कंप्लीटली। वहां के प्लस माइनस को एक्सेप्ट कर लो और उसके बारे में अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि मेरे को उसको क्रैक कैसे करना है। बट हो क्यों नहीं पा रहा है? ऐसा क्या है जो आपको रोकता है? तो एक तो हमने ये डिस्कवर किया कि ये जो थॉट्स हैं, फेयरनेस एंड अनफेयरनेस, विच इज पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम, एंड दैट्स द आयरनी कि यू आर बेसिकली गोइंग टू बी अ जज और आपको ये डिसाइड करना है कि एक फेयर जजमेंट होना चाहिए। तो आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा हर चीज में कि फेयर है या अनफेयर है। जैसे एक डॉक्टर के लिए जो ये दुनिया है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है कि एक पेशेंट है और एक डॉक्टर है। ऐसी जो बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसके लिए होता है कि ये एंटरप्रेन्योर है और ये कस्टमर है। उसका दिमाग ऐसे चल रहा होता है। तो हर एक का दिमाग उसी डोमेन में चल रहा होता है। तो आप चाहे चाहो या ना चाहो, आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा हर चीज में। आप क्या करोगे? हर चीज को जज करने की कोशिश करोगे लाइफ में, अपने आप को, औरों को, सिस्टम को, हर चीज को। बट मजे की बात क्या है, ये करने की वजह से आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। ये भी आपको समझ आ रहा है। तो फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक आप जज नहीं बन जाते तब तक जज नहीं करना है। तब तक क्या करना है? वो जो करना पड़ेगा उसको क्रैक करने के लिए, यानी कि अपने माइंड को इस तरीके से कंडीशन करना है, इस तरीके से प्रोग्राम करना है। जैसे ओलंपिक्स के लिए जो एथलीट्स जाते हैं, वो कैसे अपने आप को तैयार करते हैं। लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें से भी किसी एक को मेडल मिलता है। तो कैसे वो वहां तक पहुंचते हैं? इसका मतलब उनके दिमाग में और कुछ आने की गुंजाइश ही नहीं होती है। वो दो स्टेट्स में जीते हैं, अनलाइक एवरीवन एल्स जो कि तीसरी स्टेट में जीते हैं। एक होता है स्टेट ऑफ डूइंग समथिंग। अभी आपके लिए उसकी डेफिनेशन ये है कि अभी उस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, इफ यू आर डूइंग दैट, और मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट, तो उसको उससे अलग मत समझो। यानी कुछ आपने किया तो आपने मेजर किया कि मैंने गोल बनाया था 1 घंटे का, लेकिन वो 2 घंटे में अचीव हुआ। तो अगली बार अपना गोल रियलिस्टिकली बनाओ। ये नहीं कि गोल नहीं बनाओ। हो सकता है आपने गोल ही गलत बना लिया। जैसे गोल तो कुछ भी बना सकते हैं ना, दिन में मेरे को 26 घंटे पढ़ना है, बट 26 घंटे है ही नहीं। तो गोल ठीक से बनाना पड़ेगा। तो दिस मेजरिंग ऑफ द आउटकम और लुकिंग एट द आउटकम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द जॉब और द वर्क दैट नीड्स टू बी डन। तो ये आ गया डूइंग। एक होता है नॉन डूइंग, द स्टेट ऑफ नॉन डूइंग, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। वो स्टेट कैसी होती है? जैसे हम सो रहे हैं, तो अगर नींद गहरी आती है तो अगले दिन आप डूइंग के लिए तैयार हो। तो डूइंग और नॉन डूइंग दोनों जरूरी है। यानी कुछ करना और नहीं करना दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक भी काम आप ढंग से नहीं करोगे तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। यहां तक क्लियर है? बट अब मजे की बात यह है कि 99.99% लोग जीते कहां हैं? वो डूइंग या नॉन डूइंग में नहीं जीते हैं, वो इन दोनों के बीच में फंसे पड़े हैं। ना वो कुछ कर रहे हैं, ना वो कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी क्या? बैठ करके सोच रहे हैं। क्या सोचना करना होता है? क्या सोचना नहीं करना होता है? करना मतलब थकना, नहीं करना मतलब थक गए तो रेस्ट करना। बट ना तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ना तो योर माइंड इज पीसफुल, ना आप कुछ कर रहे हो। अब जब मैं कर रहे हो की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटली की भी बात कर रहा हूं। मेंटली अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, उसको करना कहते हैं। क्योंकि बिना माइंड को यूज करे कैसे करोगे? और सिर्फ फिजिकल वर्क करने से क्या होता है? वो तो हार्ड वर्क है। उससे क्या अचीव होता है लाइफ में? कुछ भी नहीं। तो जब बॉडी और माइंड एक टास्क पे लगा होता है, उसको करना कहते हैं। जब बॉडी और माइंड किसी भी टास्क पे नहीं लगा होता है,
यानी द स्टेट ऑफ सरेंडर, द स्टेट ऑफ डीप स्लीप, डीप रिलैक्सेशन इज द स्टेट ऑफ नॉन डूइंग। तो अब आपको ये समझना है लाइफ में कि कैसे यू नीड टू डिजाइन योर लाइफ इन सच अ वे जिससे कि जब आप जो कर रहे हो पूरी तरह से कर रहे हो, पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो गए हो, और जब वहां से बाहर निकल गए हो तो पूरी तरह से फ्री हो गए हो। वो तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। जैसे मान लो कि आप कोई गेम खेल रहे हो, वहां पे पूरी तरह से इन्वॉल्व हो और थक गए हो, तो जब थक जाओगे तो उसके बाद का जो रिलैक्सेशन होगा वो भी कंप्लीट होगा, जो खेल है वो भी कंप्लीट है। लेकिन अगर आप खेल नहीं रहे हो, आधे अधूरे मन से खेल रहे हो, यानी खेलते वक्त सोच किसी और चीज के बारे में रहे हो, तो खेलने के बाद में रिलैक्सेशन भी नहीं होगा, क्योंकि आप थकोगे ही नहीं। उस वक्त भी आपके माइंड में कुछ उल्टा सीधा घूम रहा होगा। अब इसके लिए यू नीड टू हैव, ये जो मेरी बातें आप सुन रहे हो, यू नीड टू हैव बेसिक लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें डेवलप करने पे फोकस नहीं किया जाता है। वहां पे रटने पे फोकस किया जाता है, आपको बताया जाता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, नॉट हाउ टू थिंक बट व्हाट टू थिंक एंड व्हाट नॉट टू थिंक। कि जो किताब में लिखा है ये सोचो, इसके बाहर मत सोचो। तो मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को इस हद तक कि आई एम 100% श्योर यहाँ पर आप जो लोग बैठे हैं, जो भी मुझे वीडियो में देख रहे हैं, उनको बहुत सारी बातें समझ ही नहीं आने वाली, उनका लिंक टूट जाएगा। मतलब इस केस में आपके लिए डूइंग की क्या डेफिनेशन है, उसको पूरी तरह से सुनना और बीच में कोई गैप नहीं आएगा। मेरे लिए डूइंग का क्या मतलब है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो पहले से कुछ भी प्लान नहीं है, इट्स ऑल स्पॉन्टेनियस। तो मुझे एक एक करके देखते चले जाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाना है, और ये जो प्रॉब्लम है इसको जड़ से सॉल्व करना है। लेकिन बीच में अगर कहीं भी मेरा लिंक टूट गया तो वो काम नहीं हो पाएगा जो हम करना चाहते हैं, यानी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। आपका लिंक टूट गया तो आपका यहां पे आना बेकार हो गया, या वीडियो को देखना बेकार हो गया। जैसे अगर मेरी वीडियो होती है मान लो 1 घंटे की, तो उसमें से लोग कितना देखते हैं, हार्डली 20%, मतलब 60 मिनट में से 12 मिनट। बाकी लोग क्या करते हैं, दिस इज एवरेज टाइम ड्यूरेशन। मतलब लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं 2-3 मिनट की और फटाफट से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तब तक तो सेशन शुरू ही नहीं हुआ है। बट इतना पेशेंस नहीं है, उन्हें तो 30 सेकंड में सब कुछ चाहिए। तो दे डोंट नो हाउ टू डू समथिंग, दे नो हाउ टू डू समथिंग पैसिवली, यानी आराम से बैठ जाओ राजा बाबू की तरह, और इंस्टाग्राम पे एक के बाद एक रील आ रही है, उसमें भी स्वाइप कौन करेगा, उसमें भी आलस आता है। अपने आप ही अगली आ जाए ना, एल्गोरिथम दिखाएगा ना आपको। तो या एक वेब सीरीज शुरू कर दी, अब अपने आप एक के बाद एक देखते चले जाओ। तो पैसिवली कुछ भी कंज्यूम करना है तो यूर ओके, बट एक्टिवली कुछ करना है, फिर चाहे अपने करियर में कुछ करना हो, दैट कुड बी रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जॉब, या अपनी कोई स्किल डेवलप करनी हो, या बिजनेस में कुछ करना हो, जिसके लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अनलेस एंड अनटिल यू आर अ फूल, तब कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए बड़ा सही है लाइफ में कुछ भी करना। यानी जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग ही नहीं है, उनके माइंड में कोई थॉट ही नहीं आ रहा है, उनको है हाँ ठीक है ये करना है, ये करना है, तो वो तो बेवकूफ लोग ही हो गए ना। सुपरफिशियली देखा जाए तो आप कह सकते हो हाँ उसकी ये रैंक आ गई है, वो ये क्लियर कर गया है, वो क्लियर कर गया है, बट उनसे बात करोगे तो यू कांट सिट विद सच पीपल। उनसे आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात करोगे तो उनको समझ नहीं आ रहा है, बस अंदर फीड कर दिया है और वो जा करके उसको इंप्लीमेंट कर दिया बेस्ड अपॉन किसी और ने उनको बताया। मान लो कोचिंग में बताया कि ये करना है, बस उतना ही किया और खत्म, कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कुछ नहीं। तो आई एम सेइंग कि अगर ये आपको करना है तो you have to get into the state of doing what needs to be done without getting distracted by this third mental state, जहां पर कि ना आप कुछ कर रहे हो ना नहीं कर रहे हो। हाँ, नॉन डूइंग इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, इट्स लाइक गेटिंग रेडी फॉर नेक्स्ट डे। जितना अच्छे से आप रिलैक्स करोगे, बशर्ते कि वो रिलैक्सेशन कंप्लीट है, उतना ही अच्छे से आप तैयार हो पाओगे आगे कुछ करने के लिए। देखो जब एक बिल्डिंग को बनाना होता है ना, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी होती है? बेस नहीं, ब्लूप्रिंट। बिकॉज इफ यू डोंट हैव द ब्लूप्रिंट और आप एकदम से बिल्डिंग बनाना शुरू कर दोगे तो कुछ भी बन जाएगा वहां पर। ऐसे ही हम अपनी लाइफ को बनाते हैं। तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट चाहिए कि एग्जैक्टली इस गोल को अगर मुझे अचीव करना है अगले 2 साल में, तो मुझे अगले 2 साल तक क्या करना पड़ेगा। अब वहां पे रीइंफोर्समेंट चाहिए, उसके साथ में कोई फीलिंग को या इमोशन को जोड़ना पड़ेगा जो बहुत स्ट्रांग हो। मतलब 24 घंटे माइंड में वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाना चाहिए वो थॉट,
कि और किसी थॉट के लिए कोई जगह ही ना हो, उसको रीइंफोर्स करना होगा। हम कभी ऐसा करते हैं क्या? नहीं। हम क्या अपने आप को तैयार करते हैं उस तैयारी के लिए जिसको मेंटेनेंस बोलते हैं? डू वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स? इट्स लाइक कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग विदाउट साइकोलॉजिकली प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर दैट बैटल। लड़ाई के लिए हम तैयार नहीं है, बट लड़ाई में उतर गए हैं। और हम अकेले नहीं, हमारे ऐसे लाखों लोग उतर गए हैं जिनमें हो सकता है टैलेंट आपसे ज्यादा हो, लेकिन आप उनको भी हराने वाले हो। कैसे? जो हो सकता है आपसे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, उनको भी आप हराने वाले हो। कैसे? इट्स अ बिग क्वेश्चन टू आस्क। कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा। तो यू नीड टू सी दैट रियलिटी एज इट इज, कि जिस फील्ड में आप उतर चुके हो, जो आप करना चाह रहे हो, आप अकेले नहीं हो और बहुत सारे लोग हैं जो वो करना चाह रहे हैं, और इसको करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि करना तो उसी सिस्टम के अंदर रह करके ही पड़ेगा। सिस्टम को बदलना है तो वो एक अलग फील्ड है, तो आप गलत फील्ड में हो। एक फील्ड है सिस्टम को बदलने की फील्ड, वो फिर आपको पॉलिटिक्स में जाना होगा या फिर ऐसी जगह पे जाना होगा जहां पे ये सिस्टम्स बनते हैं, फिर आप उस सिस्टम में चेंज लेकर के आ सकते हो। बट यू वांट टू सक्सीड इन दैट सिस्टम, तो जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आपके साथ साथ में चल रही थी उस कॉन्वर्सेशन में, तो मेरे दिमाग में डाउट आया। आपने बोला रीइंफोर्स करना है, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना है खुद को। सो क्वेश्चन इज कि हम अपने आप को ऐसा क्या बोलेंगे उस सिचुएशन में, या कैसे रीइंफोर्स करेंगे? व्हाट शुड वी टेल एग्जैक्टली कि वो रीइंफोर्स होता रहे बार बार, क्योंकि वो भी तो मोनोटोनस हो जाएगा ना। जब आप एक ही चीज़ अपने आप को बार बार रिपीट करोगे तो 100% एग्रीड कि जब आप, क्योंकि आप रीप्रोग्राम कर रहे हो अपने आप को उस टाइम बोलते समय, तो अगर आप रीप्रोग्राम नहीं करोगे तो वो लिंक टूट जाएगा। कभी आप ब्रेक कर दोगे, आप लेजी हो जाओ कुछ भी, और छूट जाएगी चीज़। तो अपने आप को ऐसा क्या बोलोगे उस टाइम पे, या क्या रीइंफोर्समेंट करने के भी कुछ प्रोसीजर होता है, या किस तरह से आप कर सकते हो उसको? दैट्स द थिंग। पहले तो ये समझो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसका एक सॉल्यूशन नहीं होता, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस सारी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक खुला दिमाग चाहिए, जिसके सेंटर पॉइंट में क्या होना चाहिए? एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल तो सब कुछ है, बशर्ते कि हम उसको क्रैक कर पाए। तो आपका जो क्वेश्चन था कि उसको रीइंफोर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1000 चीजें कर सकते हैं। बैठ करके सोचो, मतलब दिन में बार बार जहां भी आप जा रहे हो वहीं पर आपको वो नजर आ रहा है, बार बार जो गाना सुन रहे हो उससे वो रिकॉल हो रहा है, जो सक्सेस स्टोरीज हैं उस फील्ड में उनको पढ़ रहे हो, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हो। इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनके कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से। ईमेल करने में क्या जाता है? कर दो ईमेल दैट आई वांट टू मीट यू। मैक्सिमम क्या होगा? आपको रिस्पांस नहीं आएगा तो क्या हो गया? ईमेल करना तो आ गया। एक और क्या तरीका हो सकता है? ऐसा एक सर्कल बने जहां पे आपसे बेटर लोग हो। अगर ऐसे लोगों के साथ में हो जो आपसे भी नकली हैं तो क्या होगा? कुछ करने भी लगोगे तब भी वो आकर के पीछे से खींच देंगे आपको। तो ऐसे दोस्तों को छोड़ो। अब आप कहोगे नहीं सर ये तो हमारे बचपन के दोस्त हैं, उनको कैसे छोड़े? अरे तो मत छोड़ो, दोस्ती अपनी जगह पर है, टाइम स्पेंड मत करो उनके साथ। अपना टाइम स्पेंड करो ऐसे लोगों के साथ में, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड, जिस फील्ड में आप हो। आजकल तो ये जो लॉयर्स हैं या जो जजेस हैं उनके जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी यूट्यूब पर है। तो जो भी आपके आइडल हैं, जैसा आप बनना चाहते हो, उनकी रिकॉर्डिंग्स देखना शुरू कर दो। देखो वो किस तरीके से एक केस को देखते हैं, समझते हैं, फिर समझ करके फिर एक डिसीजन देते हैं। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मे बी आप ऐसा बनना चाहते हो। तो अगर ऐसा बनना चाहते हो तो ऐसे लोगों की वीडियोस जब आप देखोगे तो क्या अंदर से एक डिजायर पैदा नहीं होगा कि मुझे भी ऐसा बनना है? तो क्या रीइंफोर्समेंट नहीं है? अब आप कहोगे इसका उससे क्या कनेक्शन है जो मेरे को वो एंट्रेंस क्रैक करता है? अरे बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप अपने माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हो कि वहां पर अब और किसी थॉट के लिए कोई जगह ही नहीं बच रही है, और जितने थॉट्स हैं वो आने कम होते चले जा रहे हैं, बंद होते चले जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आप थॉट को यूज कर रहे हो अपने काम को और अच्छे से करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसको और बेटर तरीके से करने के लिए, अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाने के लिए जो सिर्फ एक प्रॉब्लम का नहीं, लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके, तो थॉट अच्छा है। जो भी लाइफ में आपको ग्रो करने में मदद कर रहा है वो थिंकिंग इज पार्ट ऑफ डूइंग, इट्स नॉट यूजलेस। पर जो भी आपको वो करने में हेल्प नहीं कर रहा है, यानी कि और नीचे गिरा रहा है,
और या फिर उससे कनेक्टेड ही नहीं है दूर दूर तक, करना कुछ और चाहते हो, सोच कुछ और रहे हो, दैट इज अ साइन ऑफ फूलिशनेस। और मजे की बात यह है कि जो पूरी दुनिया है ये यही चाहती है, ये जो सोशल मीडिया है ये क्या चाहता है कि आप अपने गोल पे फोकस करो। वो तो उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा बाय वॉचिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज एंड स्किपिंग ऑल अदर वीडियोज, तब जाकर के वो ट्रेन होगा एल्गो और वो आपको वैसी वीडियोज दिखाएगा। नहीं तो वो सोशल मीडिया आपको ऐसा बना देगा एक ज़ॉम्बी के जैसा कि बस पड़े रहो और आपको कुछ पता भी ना हो, यानी पूरी तरह से आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में, एक रिमोट कंट्रोल की तरह। ये ऐड देखो, चलो इस पे क्लिक करो, चलो यहां पे जाओ, ये खरीदो, खरीदा, एडवर्टाइजर को पैसा मिला, उस कंपनी को पैसा मिला, अगली ऐड देखो, चलो वहां जाओ, उधर से इन्फ्लुएंसर्स आ गए। तो पूरी जो दुनिया है वो आपको इस डायरेक्शन में भगा रही है, आपका गोल इधर है। गोल की तरफ कौन भगा रहा है? एक्सेप्ट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। इन अदर वर्ड्स कि आप किसी कोचिंग में हो और वहां पे उस कोचिंग वाले को ये लगता है कि आप कर लोगे, वो भी उसको अगर लगता है तो आपको उठा करके एक ऐसे बैच में डाला जाएगा जहां पे आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से आपके होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बट अगर उस कोचिंग वाले को नहीं लगता है, बेस्ड अपॉन देयर ओन बायसेस, देयर ओन प्रेफरेंसेस, तब तो उठा करके आपको ऐसी जगह पे डाल दिया जाएगा कि खेल खत्म। टीचर भी उन्हीं बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो उनको लगता है कि यहां पे ध्यान दे करके उनको कुछ फायदा होने वाला है। तो ये सीखना कि हाउ टू बिकम लाइकेबल बाय योर टीचर्स, इज इट नॉट पार्ट ऑफ क्रैकिंग दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन? तो ये सब सीखना पड़ेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जो भी आप आगे लाइफ में करना चाहते हो, उसमें कुछ लोग हैं जिनके हाथ में आपकी सक्सेस की चाबी है। उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना भी तो आना चाहिए ना। उसको आप सेलिंग स्किल्स कहो, कम्युनिकेशन स्किल्स कहो, मार्केटिंग स्किल्स कहो, प्रेजेंटेशन स्किल्स कहो, ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। ये कभी सीखा क्या? क्यों? क्योंकि मुझे तो लॉयर बनना है, तो उसमें सेलिंग स्किल्स का क्या काम है? मुझे सेल्समैन थोड़ी ना बनना है। अलग अलग करके देखते हैं हम चीजों को, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट सिस्टम। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं जो डेफिनेशन है वर्क की, आपकी जो डेफिनेशन है वर्क की, उसको ब्रॉडन करता चला जा रहा हूं। उसमें कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड कर रहा हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको आप सीखोगे और इमीडिएटली अप्लाई करोगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट अच्छा आया या बुरा आया, तो इमीडिएट आपको मोटिवेशन मिला, जिसकी वजह से इमीडिएट आपको किक मिलेगी दोबारा से उसको इंप्लीमेंट करने की या नेक्स्ट स्टेप पे जाने की। तो अब आपको कोई एक काम नहीं करना है उसको क्रैक करने के लिए, आपको 10 काम करने हैं। मतलब कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं इस एग्जामिनेशन के लिए। अब होता ही नहीं होता है, दैट्स ओके। अब उसमें आपको यह फिगर आउट करना पड़ेगा कि उसको करने का और क्या बेनिफिट है उस एंट्रेंस को क्रैक करने के अलावा। मान लो अगर वो एंट्रेंस क्रैक नहीं भी हुआ, तब भी उसका कुछ ना कुछ तो फायदा है ना, वो जो आप तैयारी कर रहे हो। तो उस फीलिंग को जोड़ो कि मुझे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है उसको बढ़ाना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या समझने में अपना टाइम लगा रहा हूं या लगा रही हूं, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ा रहा हूं या बढ़ा रही हूं। और अपने आप को ऐसे देखो कि अगले 2 साल बाद चाहे एंट्रेंस होता है या नहीं होता है, तब भी अगर आपको अपना 100% लगाना आ गया उस पर्टिकुलर काम में, तो ये बिकम द काइंड ऑफ अ पर्सन कि कल को आपको किसी और फील्ड में अपना 100% लगाना है। मान लो वहां पे जुडिशरी में नहीं हुआ, उसके बाद में लॉ में लगाना है, तो वहां पे तो लगा ही दोगे ना। किसी केस को स्टडी करना है तो यू विल बिकम एन एसेट फॉर अ लीगल फर्म, जहां पर आप जा करके रिसर्च कर सकते हो। तो यू कैन बिकम अ रिसर्च एनालिस्ट इन अ टॉप लॉ फर्म। इट्स नॉट अ बैड डील। चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। आपने लॉ किया है तो मैं आपको उसी का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरी एक बहुत बड़ी लीगल बैटल हुई, जस्ट एज एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जहां पर मेरा जो ओपोनेंट है और मैं हूं एक तरफ, हमारे बीच में कुछ बहुत बड़े लेवल की लीगल बैटल्स हुई। बहुत टाइम लग गया, बहुत एनर्जी लग गई, बहुत पैसा लग गया। तो अब इसको देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, जैसे यूजुअली मेरी जगह कोई और होगा तो वो देखेगा, वो क्या कहेगा कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एफर्ट, वेस्ट ऑफ एनर्जी। मैंने उसको किस तरीके से देखा? मान लो फॉर एग्जाम्पल कि वो लीगल बैटल चली 1 साल तक, तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूं कि 1 साल का मैंने लॉ के अंदर डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली
इंटर्नशिप करी वर्ल्ड की जो टॉप लॉ फर्म है उसमें, जिसको मैंने हायर किया इस लीगल बैटल के लिए। तो एक तरह से एज क्लाइंट मैं इतना सीख सकता हूं जितना कि एज इंटर्न नहीं सीख सकता, क्योंकि इंटर्न को हर बात नहीं बताई जाती है, बट क्लाइंट से कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। तो एक साल में मैंने एक तरीके से काइंड ऑफ एक एडवांस्ड मास्टर्स कर लिया प्रैक्टिकली कि एक लीगल बैटल को बहुत बड़े लेवल पे कैसे लड़ा जाता है, अपने आप को डिफेंड कैसे किया जाता है और अटैक कैसे किया जाता है। अगर एक साल के लिए मैं ये एक्चुअल में सीखना चाहता अपनी लाइफ में, तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ता? मान लो मैं कहीं गया और सीख रहा हूं, प्लस सब कुछ छोड़ करके मुझे जाना पड़ता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो गई, प्लस वहां रहने की कॉस्ट हो गई, प्लस अगर किसी इंस्टीट्यूट में गया या किसी कॉलेज में गया, किसी यूनिवर्सिटी में गया, तो वहां की अपनी फीस हो गई। तो मान लो एक्स अमाउंट लग गया, तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि इससे कम अमाउंट में मेरा काम हो गया। आई एम हैप्पी एट द एंड। क्यों? क्योंकि आज से एक साल पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था। आज इन एंड आउट इतना कुछ पता है जितना आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम थियोरेटिकल। अप्रोच में फर्क समझ आ रहा है? आई एम अनस्टॉपेबल नॉट बिकॉज कि मेरे को एक के बाद एक सक्सेस मिलती चली जाती है। आई एम अनस्टॉपेबल बिकॉज मेरे को सक्सेस और फेलियर से कोई मतलब ही नहीं है। इट डजंट मैटर। दैट्स व्हाई आई एम अनस्टॉपेबल। कि मैं चाहे एक सेशन कर रहा हूं एक स्टेडियम में जहां पे 10,000 लोग हैं, या फिर यहां पे कर रहा हूं जहां पे सिर्फ 15-20 लोग हैं, इट डजंट मैटर। कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, इट डजंट मैटर। दैट्स व्हाई आई एम अनस्टॉपेबल। मतलब लाइफ में लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए, दोनों ही मेरे लिए बराबर है, या दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि उस पूरे एक्सपीरियंस से उससे मैंने क्या सीखा, क्या कुछ सीखा? अगर सीखा तो वो अच्छा है। प्रॉफिट लॉस क्या होता है? और ये आपको किसने कह दिया कि प्रॉफिट इतना हो गया तो ये अच्छा है और लॉस इतना हो गया तो ये बड़ा है? ये बड़ा और छोटा तो शॉर्ट टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। जब मेरी एज थी 18-19 साल 20 साल, तब मेरे लिए 25,000 रुपए का लॉस बहुत बड़ा था, या 50,000 रुपए का प्रॉफिट बहुत बड़ा था। बट आज मैं जो भी कुछ हूं उस प्रॉफिट और लॉस की वजह से ही तो हूं, उसको करने के लिए जो मैंने किया। तो क्या आज के स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो क्या वो बड़ा है छोटा है? आप बोल तो रहे हो बहुत छोटा, बट यू डोंट नो दैट। बट हाँ, इससे आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये नहीं कि मैं कितना कमा रहा हूं, क्योंकि वो तो मैं कभी आपको बताऊंगा ही नहीं, बट कितना छोड़ रहा हूं वो तो पूरी दुनिया के सामने है। जो कमा सकता हूं अपने मोबाइल पे कुछ बटन दबाने के बाद में, वो छोड़ रहा हूं, तो छोड़ने के लिए दम तो होना चाहिए ना, और जेब में पैसा भी होना चाहिए। तो कितना छोड़ रहा हूं उससे अगर आप हिसाब लगा लो तो आइडिया लगा सकते हो कि वो जो 15-20 हज़ार रुपए बड़ा लॉस लग रहा था, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था मैं लुट गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरा सब कुछ ही चला गया है, आज जिस लेवल पर हूं वो उसी की वजह से हूं। ऐसे सोचो लाइफ में। जब इस तरह से सोचना शुरू करोगे, then you will become the kind of a person who is going to be unstoppable in all walks of life.